दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने कही थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज यानी ये मुहावरा है शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का। हाँ, वही टीपू सुल्तान जो इस देश भारत के लिए और इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा और इस देश को बचाने के खातिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा था, आज से भारत हमारा हुआ। टीपू सुल्तान कौन थे और वो कैसे अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, इस वीडियो में हम आपको टीपू सुल्तान का पूरा इतिहास बताएंगे। टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 ईस्वी में रियासत मैसूर में हुई थी। आपके वालिद का नाम हैदर अली और माँ का नाम फातिमा फखरुनिसा था। आपके वालिद हैदर अली मैसूर की सल्तनत में एक सिपह सालार थे। 1761 ईस्वी में वो मैसूर की सल्तनत के सुल्तान बन गए और टीपू वली अहद। लेकिन हैदर अली का 21 साल दौरे हुकूमत दुश्मनों से जंगो जदल में ही गुजर गया और जब 1782 ईस्वी में हैदर अली की वफात के बाद टीपू तख्त नशीन हुए तो ये मसाइल उन्हें भी मुंतकिल हो गए। मैसूर की हुक्मरानी फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों की सेज थी। वो सूबे जो आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल कहलाते हैं, उनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल हुआ करते थे। देखने में ये बड़ी रियासत थी, लेकिन इसके साथ एक मसला था कि इसके 3 इंतहाई खतरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर ही बैठे थे। कुछ पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिनका दक्षिणी हिंदुस्तान में मरकज मद्रास था, जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज इलाकों के साथ साथ उत्तर पूर्व में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जबकि उत्तर पश्चिम की तरफ मराठा थे, जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से लेकर दिल्ली तक फैली हुई थी और पश्चिम में समुंदर था। यानी किसी तरफ से टीपू को ना कोई मदद मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक ज्योग्राफिये के साथ साथ एक मसला और भी था, वो ये कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक थी। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनद यहाँ खूब फल फूल रही थी। मैसूर के शहरियों की आमदन बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज्यादा थी, तो ऐसे में मैसूर के मुखालफिन की लार भला क्यों ना टपकती। इसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्जा करना था, इसलिए उनसे सुलह या मुआहिदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं मैसूर की रियासत खतरनाक जुग्राफिये और मुश्किल हालात में कमजोर दिफाई पोजीशन पर खड़ी थी, लेकिन टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था। उसने पहले अपने दुश्मनों से सुलह के मुआहिदे भी किए, लेकिन ये तमाम के तमाम मुआहिदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आखिर जंग ही करनी पड़ी। इन जंगों में उसने कई बार अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग उसे शेरे मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले में पहली जंग वही थी जो उसे अपने बाप से बिरसे में मिली थी, यानी अंग्रेजों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। ये वही जंग थी जिसके दौरान टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफात भी हुई थी। टीपू की जगह कोई और होता तो हथियार डाल देता, लेकिन टीपू सुल्तान ने तख्त नशीन होते ही एक के बाद एक अंग्रेजी लश्कर को धूल चटाना शुरू कर दिया। फिर उसने बंगलोर के किले में मौजूद अंग्रेजी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख में अंग्रेजों को ऐसी शिकस्त न इससे पहले कभी हुई थी और न ही इसके बाद। ऐसे में जख्मों से चूर अंग्रेजी फौज ने सुलह की दरख्वास्त की। अगर टीपू सुल्तान ये जंग जारी रखता तो दक्षिणी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के हेडक्वार्टर मद्रास पर भी काबिज हो सकता था। ऐसे में दक्षिणी हिंदुस्तान से अंग्रेजों का सफाया हो जाता, लेकिन टीपू सुल्तान ने रहमदिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 ईस्वी में उसने अंग्रेजों से जंगबंदी का मुआहिदा भी कर लिया। इस फतेह से टीपू सुल्तान तो हिंदुस्तान के लोगों का हीरो बन गया, लेकिन ब्रिटेन में सफे मातम बिछ गई। अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अगर हिंदुस्तान पर कब्जा बरकरार रखना है तो टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने टीपू सुल्तान के दरबार से गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शख्स बहुत ही मक्कार था और दुश्मन को मैदान जंग में हराने से ज्यादा उसे अपने घर में कमजोर करने का हुनर जानता था। उसने टीपू के दरबार में मौजूद गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तनहा टीपू के मुकाबले पर आने से डरता था। उसने निजाम हैदराबाद और मराठों को साथ मिला लिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बंगलोर में घेर लिया, लेकिन जब टीपू सुल्तान फैसला कुल हमला करने ही वाला था तो उसकी फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी,
जिसकी बदौलत वो बच के निकलने में कामयाब हो गया। वो न सिर्फ टीपू के हमले से बच निकला बल्कि उसने एक लंबा चक्कर काटते हुए टीपू के मरकज श्रीरंगापट्टम पर चढ़ाई कर दी। लेकिन श्रीरंगापट्टम से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वजह ये थी कि उसकी फौज थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काट दी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मराठे और निजाम, जिन्होंने इस जंग में अंग्रेजों की मदद के लिए फौज भेजने का वादा किया था, वो दोनों भी मदद को नहीं पहुंचे थे। यूं लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगापट्टम के मुहासरे में नाकाम रहा। उसके फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया था कि इन हालात में उसने टीपू की फौज पर हमला किया तो उसे बदतरीन शिकस्त होगी। चुनांचे उसने मजीद लड़ाई का ख्याल छोड़ा और अपनी फौज के साथ बंगलोर की तरफ भाग निकला। ये वो मौका था जहां टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। गलती ये कि उसने भागती हुई शिकस्त खुर्दा अंग्रेज फौज का पीछा करके उसे तबाह करने के बजाय उसे निकल जाने का मौका दिया। इस गलती का खामियाजा पहले मैसूर और फिर पूरे हिंदुस्तान को गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मराठों और निजाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज, मराठा और निजाम खूब तैयारी के साथ दोबारा श्रीरंगापट्टम पर टूट पड़े। उन्होंने श्रीरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। अब टीपू को एहसास हुआ कि वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भागने का मौका देकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त होते जा रहा था। ऐसे में टीपू सुल्तान ने सुलह की दरख्वास्त की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले टीपू से मैसूर की आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए ताबाने जंग वसूल किया। यूं अपनों की गद्दारी और जंगी गलती की बदौलत टीपू सुल्तान की ताकत पर ऐसी काली जरब लगी कि उसके बाद वो कभी संभल न सका। लॉर्ड कॉर्नवालिस से शिकस्त के बाद टीपू और उसकी सल्तनत पर 2 फौरी अफराद मुरतब हुए। एक तो ये कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों से बदला लेने का एक जुनून सवार हो गया। टीपू ने तय कर लिया कि जब तक वो अंग्रेजों को शिकस्त नहीं दे देगा वो पलंग पर नहीं सोया करेगा बल्कि वो फर्श पर सोएगा, और उसने ऐसा किया भी। उसने एक खिलौना घड़ी भी तैयार करवाई जिसमें एक शेर एक अंग्रेज फौजी का गला दबोच रहा था, और ये घड़ी आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। टीपू इस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदले की तरकीबें सोचता रहता। जंग का दूसरा असर ये हुआ कि अब टीपू के वफादारों ने भांप लिया कि अब टीपू और उसकी सल्तनत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो टीपू सुल्तान से दूर दूर रहने लगे। उस दौर में हिंदुस्तान में आजाद रियासतों का कायम होना और टूटना एक आम सी बात थी। चुनांचे किसी रियासत से वफादारी के लिए एक ही शर्त थी कि वो ताकतवर हो और वहाँ के लोगों को वहाँ अपना मुस्तकबिल महफूज नजर आए। लेकिन जब रियासत कमजोर पड़ जाती थी तो उसके वफादार पार्टियां बदल लिया करते थे और किसी ताकतवर गिरोह या रियासत से मिल जाते थे। ये उस दौर के हिंदुस्तान की इंतहाई तलख सच्चाई थी जिसने आखिरकार सारे खित्ते को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। यहाँ ये बात भी बताना अहम है कि टीपू सुल्तान के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसके एक बेटे में भी ये सलाहियत नहीं थी कि वो इन खराब हालात में टीपू का बेहतरीन जानशीन साबित हो। चुनांचे जिस रियासत का हुक्मरान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हो, वो आधा इलाका खो चुकी हो, ताकतवर दुश्मनों से घिरी हो और उसे एक मजबूत जानशीन की उम्मीद भी न हो, उसका ज्यादा देर तक बरकरार रहना सिर्फ एक मोजिजा ही हो सकता था। लेकिन टीपू सुल्तान मोजिजे की ही उम्मीद लगाए बैठा था, और ये उम्मीद थी ब्रिटेन के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से, जो माजी में टीपू सुल्तान का इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के पास अपना सफीर भी भेजा था और मदद की दरख्वास्त भी की थी। नेपोलियन ने टीपू को एक जवाबी खत भी लिखा, लेकिन यह खत रास्ते में अंग्रेज जासूसों ने पकड़ लिया। ब्रिटेन और हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। जब नेपोलियन 1798 ईस्वी में फौज लेकर मिस्र पर हमला करने के लिए निकला तो इंग्लैंड यही समझा कि नेपोलियन हिंदुस्तान जाने वाला है। फिर नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया तो भी अंग्रेजों का यही ख्याल था कि शायद वो जमीनी रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ब्रिटेन के जहाजी बेड़े ने फ्रांस को शिकस्त दे दी तब कहीं जाकर हिंदुस्तान में कंपनी सरकार ने सुख की सांस ली। टीपू अब चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था और फ्रांस से मदद आने का इम्कान भी खत्म हो चुका था। ये ऐसा वक्त था कि उसके दुश्मनों को सिर्फ ये तय करना था कि वो शेर मैसूर का शिकार कब, कहां और कैसे करेंगे। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस बुलाकर लॉर्ड बेलेजली को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। लॉर्ड बेलेजली को टीपू के खिलाफ किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन गद्दारों को तैयार करके गया था वो लॉर्ड बेलेजली के साथ थे। लॉर्ड बेलेजली ने टीपू के गद्दारों से ये तय कर लिया था कि वो कहीं भी मैसूर की फौज को अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करने देंगे। मैसूर के ज्यादातर किले के कमांडरों ने भी लॉर्ड को यकीन दिला दिया था कि जैसे ही हमला शुरू होगा वो हथियार डाल देंगे, यानी इस जंग का नतीजा पहले ही फिक्स था।
चुनांचे फतह का पूरा यकीन करके लॉर्ड बेलेजिली अपने इत्यादियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ा। फरवरी 1799 ईस्वी में अंग्रेजी फौज और उसके इत्यादि चारों तरफ से मैसूर पर हमलावर हो गए। टीपू ने हमलावर अंग्रेजों से मुकाबले के लिए लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडरों ने दुश्मन पर हमले का हर मौका जाया कर दिया। अपने कमांडरों का यह अंदाज देखकर मैसूर के सिपाही सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें ये जवाब देकर चुप करा दिया जाता था कि यह सुल्तान ही की हिकमत अमली है। लेकिन हकीकत में गद्दारों ने शेर मैसूर के हाथ पांव बांधकर उसे दुश्मन के सामने फेंकने का पूरा मंसूबा बना लिया था। लेकिन अब शेर मैसूर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक मौके पर वो खुद फौज लेकर निकला और उसने अंग्रेज जनरल हैरस के छक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड बेलेजली ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जनरल होने का एतराफ किया है। लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में लेकर आते थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसे पीछे हटकर श्रीरंगापट्टम में दिफाई पोजीशन लेनी पड़ी। अप्रैल 1799 ईस्वी में यानी हमला शुरू होने के 2 माह बाद ही अंग्रेजों ने श्रीरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मनों को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर है। अंग्रेजों ने इस दीवार को निशाना बनाया और वहां एक बड़ा सिगाब बन गया। 3 मई 1799 ईस्वी की रात सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की। तो पाया गया कि अगले रोज दोपहर तक अंग्रेज उस सिगाब पर धावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहां मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया और फिर 4 मई दोपहर को टीपू खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोपखाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। ये खबर सुनते ही टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर किले में वापस ना सके। कहा जाता है सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत ही हुई थी ताकि ये खबर सुनकर सुल्तान जोश में किले से बाहर निकल आए। टीपू सुल्तान अब किले से बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ मीर सादिक और पूर्णिया ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार के सिगाब से पीछे हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेज फौज इसी सिगाब से अंदर दाखिल होने लगी। टीपू सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि वो अपनी फौज को दोबारा जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफिजों ने मालिक ही को अंदर आने से रोक दिया। इस मौके पर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया। टीपू सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने एक खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़कर लड़े, लेकिन जल्द ही आखिरी वफादार भी एक एक करके गिरने लगे। खुद टीपू सुल्तान को गोलियां लगी और वो जख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा, हुजूर आप अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शेरे मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज उस वक्त तक नहीं जानते थे कि किले के दरवाजे के बाहर लड़ने वाला यह शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज उसकी कमर से बंधी हीरे की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के बार से अंग्रेज सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलटकर गोली चलाई जो टीपू सुल्तान के सर में लगी। यूं सुल्तान शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में खबर फैल चुकी थी कि मीर सादिक और पूर्णिया ने फौज को धोखे से सिगाब से हटाया था। इस खबर के फैलने से सिपाही मुस्तैल हो गए और उन्होंने गोली मारकर मीर सादिक को हलाक कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज फौज शहर पर काबिज हो चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश किले के दरवाजे पर पड़ी थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पूरी फौजी एजाज के साथ श्रीरंगापट्टम में ही दफन कर दिया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 49 वर्ष की थी, इसलिए उसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू सुल्तान की शहादत के 59 वर्ष बाद सारे हिंदुस्तान पर इंग्लैंड का परचम लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू सुल्तान की लाश देखकर कहा था, अब हिंदुस्तान हमारा है।